नमस्कार साथियों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल ईडन ऑफ एजुकेशन में। और पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी गॉस थ्योरम, जिसमें हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था एक चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से, और कुछ उसमें हमने थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखी थी। तो आज हमने जो बात करनी है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी बात हमने आज करनी है। तो पहले उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आने से पहले थोड़ा सा कुछ और बात हम देख लेते हैं। वो बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी चार्ज को डिस्प्लेस किया जाता है तो कितना वर्क डन होगा, उसकी हम आज बात करते हैं थोड़ा। तो देखिए, हमारे पास ये एक पॉइंट चार्ज है कोई प्लस क्यू, और इससे आर डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए कोई पॉइंट है एक पी, और यहाँ पर एक और पॉइंट है हमारे पास क्यू, देखिए, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं फिलहाल कंसिडर कर रहा हूँ कि वो dx है। और यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। तो अब आप देखिए कि अगर मैं पॉइंट P पर एक चार्ज रखता हूं Q0, तो फोर्स ऑन Q0, फोर्स ऑन Q0 एट P, आपको पता है वो कितना होगा, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू K Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हुआ, अगर ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर R, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो होगा F इज इक्वल टू Q0E। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से पॉइंट P से स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस अगर करते हैं Q0 को, सो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग Q0 by small distance dx। तो आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास यहां से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, dw इज इक्वल टू, बताइए कितना, e Q0e dx, Q0e dx। देखिए यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, Q0e dx, ठीक है। और अगर आप यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन निकालते हैं, सो वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, तो वो वर्क डन कितना होगा, देखिए यूनिट चार्ज के लिए Q0 की जगह 1 कूलम हो जाएगा, यानी Q0 इज इक्वल टू 1 कूलम। तो तब आपके पास वर्क डन आ जाएगा E dx। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। सो नेट वर्क डन फ्रॉम ए P टू Q, P से Q तक नेट वर्क डन कितना होगा अगर इस चार्ज को हम डिस्प्लेस करते हैं तो। सो WPQ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P टू Q E dx। और अब अगर इस dx को भी मैं वेक्टर बना देता हूं, ये E भी वेक्टर है, तो आपको पता है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए वर्क डन P टू Q हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dx। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो इसे हम कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा वर्क डन क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक। तो अगर आप अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये जो वर्क डन है ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन है वो क्या होगा, पॉजिटिव। और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि अगर आप इस Q0 चार्ज को वहां से इस तरफ लेके आ रहे हैं, Q से P की तरफ लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में W, मैं इसको QP लिख रहा हूं, देखिए आप Q से P तक लेके आ रहे हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा माइनस P टू Q E dx इस तरह। ठीक है, समझ रहे हैं, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लेके आ रहे हैं, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा वर्क डन। अब देखिए क्लास 11th में एक दो तरह के आपने फील्ड्स के बारे में पढ़ा हुआ या फोर्सेस के बारे में पढ़ा हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे ही फील्ड भी होते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का फील्ड है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, इस बात का पता हमें इस चीज से लगाते हैं हम कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं A एंड B, और एक बार मैं Q0 चार्ज को A से B तक इस रास्ते से लेके जाता हूं और मैं वर्क डन निकालता हूं W, ये मैं इस पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं ACB, और दूसरी बार मैं इसको इधर से लेके जाता हूं, इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं D, और मैं वर्क डन निकालता हूं ADB, तो आप देखेंगे WACB इज इक्वल टू होगा WADB। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लेके जाते हैं, उसमें जो वर्क डन होता है वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग एनी चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, and that's why electric field is a conservative field। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं जब, तो वर्क डन फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, और आगे अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आने से पहले मैं कुछ 11th की बात करता हूं। 11th में आप देखिए हमारे पास एक वाटर बकेट है, ये पानी की बाल्टी है एक, और इस पानी की बाल्टी पर जो वाटर लेवल है वो इस तरह से मैं आपको डिनोट कर रहा हूं, देखिए। ठीक है, और हमारे पास ये एक दूसरी बकेट यहां पर है, इसमें वाटर लेवल ये है। तो A में जो वाटर लेवल है वो B से ज्यादा है, A का जो वाटर लेवल है वो B से ज्यादा है। इसलिए जब हम A को B से कनेक्ट करेंगे, जब हम A को B से कनेक्ट करेंगे तो पानी A से B की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जो वाटर है वो फ्लो करता है किसकी वजह से, लेवल की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक लेवल की वजह से। ठीक है, क्योंकि इसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी एज कंपेयर टू दिस, इसलिए वाटर लेवल यहां से यहां फ्लो करेगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी चीज इस दुनिया में लो पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहती है, कोई भी चीज, एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। अगर किसी चीज को आपने बनाया है, किसी सिस्टम को आपने बनाया है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए कोई भी चीज जो होती है वो लो पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहती है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अब देखिए पानी जो है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब
एक बॉडी ए है हमारे पास और दूसरी बॉडी बी है हमारे पास, और इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो T1 है और इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो T2 है, और हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी बॉडी ए का टेम्परेचर बॉडी बी के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो अब क्या होगा, ए से बी की तरफ हीट एनर्जी फ्लो करेगी। ए से बी की तरफ कौन फ्लो करेगा, हीट एनर्जी फ्लो करेगी। तो हीट एनर्जी फ्लो करती है टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी इज मेजर्ड बाय टेम्परेचर। वो टेम्परेचर से मेजर करते हैं कि कौन बॉडी ज्यादा हॉट है, कौन बॉडी ज्यादा कोल्ड है, ठीक है। तो इसी तरह किसी बॉडी के, किसी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रीफाइड होने की डिग्री को किससे मेजर करेंगे, या फिर जैसे हीट फ्लो की डायरेक्शन डिसाइड की जाती है टेम्परेचर से, वाटर फ्लो की डायरेक्शन डिसाइड की जाती है हाइड्रोस्टैटिक लेवल से, ऐसे ही चार्ज फ्लो की डायरेक्शन को किससे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे चार्ज, इलेक्ट्रिक डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टर्म यहां पे आती है जिसका नाम है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे टेम्परेचर हमें डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बताता है कि कौन सी बॉडी कितनी चार्ज्ड है, कितनी इलेक्ट्रीफाइड है। इस बारे में हमें कौन बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये तो उसका जनरल आइडिया हो गया। अब बात करते हैं कि मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे आप कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, किसी पॉइंट पर कितना है। तो अब इसकी बात करते हैं कि मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। तो अब देखते हैं इसे आगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए हमारे पास ये एक +Q चार्ज है यहां पर, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए ये, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो है उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पर कोई चार्ज रखा है Q0, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट हमने यहां पे कंसीडर किया है P, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस है यहां से यहां तक R। चलिए फिलहाल R को हटा देते हैं हम, ठीक है, R का कोई जरूरत हमें पड़ेगी। तो सपोज मैं इनफाइनाइट से Q0 चार्ज को उठाकर लेके आता हूं P पर, Q0 चार्ज को मैं इनफाइनाइट से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट P तक लेके आया, और इस काम में जो वर्क डन हुआ है वो हुआ है WP। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q0 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P, वो कितना है, WP, वो कितना है, WP। So work done in bringing unit charge from infinite to P, वो कितना होगा, WP upon Q0। So यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर पॉइंट P तक लेके आने में जितना वर्क डन होगा, वही वर्क डन पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन है। किसका वर्क डन है, यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए जो इसकी डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे बोली जाती है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट P, VP, V से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा WP अपॉन Q0। ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यहां तक आप समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल क्या है बच्चों? वर्क डन है। ठीक है, अब वर्क डन अभी आपने निकाला है थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो वो वर्क डन का रोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आएगा, इसलिए पहले वो बताया गया। ठीक है, तो वर्क डन, ये पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल इज वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां तक आपको ये समझ आ गया। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट देखिए, वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। तो जूल पर कूलाम इसका यूनिट है और इसी यूनिट को हम कहते हैं वोल्ट। इसी यूनिट को क्या कहते हैं हम? वोल्ट। अब बात करते हैं 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट होगा 1 जूल पर कूलाम। यानी कि अगर इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लेके आने में 1 जूल वर्क डन होता है, अगर इफ 1 जूल work is done in bringing unit charge from infinite to any point in the electric field, then potential at that point is 1 volt. तो उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अब इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन देखिए, वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है? ml2t-2 और चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो 80 होता है, इसलिए पूरा डायमेंशन आ जाएगा ml2t-3a-1। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन हो गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। अब कंसीडर करता हूं मैं, देयर इज अनदर पॉइंट Q, और इस Q0 चार्ज को जब मैं Q तक लेके आता हूं तो वर्क डन होता है WQ। देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको। तो वर्क डन फॉर P, वर्क डन फॉर P वो है WP अपॉन Q0, जिसे हम क्या बोलेंगे? चलिए इसको वर्क डन की जगह ऐसे लिखता हूं मैं, पोटेंशियल एट P लिखता हूं, ज्यादा बेटर है। पोटेंशियल एट P, VP इज इक्वल टू कितना? तो फिर अब बताइए मुझे कि पोटेंशियल एट Q वो कितना होगा? VQ इज इक्वल टू, बताइए कितना होगा? वो हो जाएगा WQ अपॉन Q0। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, बताइए कितना होगा? VP माइनस VQ, WP माइनस WQ अपॉन Q0। और ये जो वर्क डन होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम कहते हैं वोल्टेज। इसे क्या बोलते हैं हम? वोल्टेज। डेल्टा VPQ इज इक्वल टू डेल्टा WPQ अपॉन Q0। यानी कि Q0 चार्ज को P से Q तक लेके आने, और अगर Q0 को कर दूं मैं 1 कूलाम, तो डेल्टा WPQ इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा WPQ। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे यहां पर, यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जितना वर्क डन होगा, यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जितना वर्क डन होगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? सो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग unit charge from one point to another point in the electric field is defined as the voltage between those points or voltage between them. Clear?
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चों? वर्क डन है किसके लिए? यूनिट चार्ज के लिए। कहां से कहां तक? इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट, ये पोटेंशियल है। वोल्टेज क्या है? दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहां तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वोल्टेज। अब देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, हमारे पास अगर कोई एक सरफेस है हमारे पास, जिसको आपने कोई चार्ज यहां पर दिया है और वो यूनिफॉर्मली इसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है अगर, तो आप समझने की कोशिश करिए इसके हर एक पार्ट में इक्वल चार्ज है, इक्वली चार्ज है, यानी इसका कोई भी पार्ट अगर आप देखेंगे तो वो इक्वली चार्ज होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज। ईच पार्ट ऑफ दिस बॉडी इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड और इक्वली चार्ज्ड, इक्वली इलेक्ट्रिफाइड है, यानी कि हर पार्ट पर पोटेंशियल भी सेम है। मैंने बताया ना, पोटेंशियल क्या है? डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। और अगर इसका हर पार्ट का इलेक्ट्रिफिकेशन बराबर हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल है, यानी कि अगर मैं इस सरफेस पर दो पॉइंट कंसीडर करता हूं, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, तो दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। इसलिए Vp इज इक्वल टू VQ, और ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस जिसके सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सरफेस at which electric potential is same at each point of the surface, okay? उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और वहां पर Vp इज इक्वल क्या है? VQ है। तो Vp माइनस VQ इज इक्वल टू क्या होगा? 0। और फिर WPQ अपॉन Q0, इट इज द वोल्टेज बिटवीन PQ, तो WPQ इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो वर्क डन है वो कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। इसलिए कोई आपसे कहे कि एक प्लेन चार्ज, यूनिफॉर्मली प्लेन चार्ज शीट आपके पास है और इस शीट पर दो पॉइंट है P और Q, बताइए इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसलिए वर्क डन 0। कोई चार्ज स्फीयर है मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो क्या कैसा सरफेस बन गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसलिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में वर्क डन 0। समझ में आ गया आपको? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में वर्क डन 0। ठीक है, अब ये तो हमने जो बात करी अभी ये वर्क डन के बेसिस पर करी, लेकिन अगर हमारे पास कोई सिंपल एक चार्ज है Q और इस Q से कोई बोले कि R डिस्टेंस पर ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, इसका पता कैसे लगेगा? तो इसके लिए अब एक डेरिवेशन है, उसे करते हैं हम, तो उसे देखते हैं अब आगे कि वो कैसे होगा। चलिए बच्चों, तो आगे देखते हैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो हमारे पास यहां पर देखिए एक पॉइंट चार्ज है ये +Q, और इससे R डिस्टेंस पर यहां पर कोई पॉइंट है P, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देयर इज अ पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम Q वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट P से भी आगे इस +Q से x डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट कंसीडर करता हूं A, और P और A के बीच की जो डिस्टेंस है वो है dx। कितनी है? मैं मान लेता हूं dx। और पॉइंट A पर फिलहाल के लिए मैंने Q0 चार्ज रखा हुआ है जिस पर फोर्स लगेगा इस तरफ F, और इधर ये हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पॉइंट A पर Q0 चार्ज हमने रखा है उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो
मैं यहां बात कर लेता हूं फोर्स ऑन Q0 चार्ज एट A, ठीक है, वो हो जाएगा F इज इक्वल टू के Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस इस समय एक्स स्क्वायर है इसलिए, ठीक है, एक्स डिस्टेंस है तो एक्स स्क्वायर लिखा। के की वैल्यू आपको पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ वर्क डन in displacing Q0 by small distance dx towards Q, तो वो हो जाएगा dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स। अब देखिए यहां पर नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि जो फोर्स है वो उस तरफ लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ हो रहा है, इसलिए दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा इसलिए, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कौन, एफ और डी एक्स। सो नेट वर्क डन in bringing Q0 charge from infinite to P, Q0 चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लेकर आने में नेट वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो भाई देखिए P इनफाइनाइट से P तक तो बहुत सारे छोटे छोटे dx होंगे और हर dx के लिए वर्क डन कितना होगा, dw होगा, यानी वो सारा dx का वर्क डन अगर आप ऐड कर दो यानी इंटीग्रेट अगर आप कर दो तो आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट से p तक का वर्क डन। सो w इज इक्वल टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r f dx, और ये माइनस मैंने कर दिया बाहर। सो w इज इक्वल टू f की वैल्यू मैं रख रहा हूं यहां पर k q0 माइनस यहां पे आ गया इनफाइनाइट टू r 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। और देखिए एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसे लिखना पड़ेगा आपको इस तरह से q0 इनफाइनाइट टू r माइनस 2 dx, और x टू दी पावर n का यहाँ पे पावर फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला हम लगाएंगे इंटीग्रेशन का, पावर फंक्शन का फॉर्मूला, वो हो जाएगा w इज इक्वल टू माइनस के q0 x टू द पावर -1 अपॉन -1 इनफाइनाइट टू r माइनस के q0 1 अपॉन x इनफाइनाइट टू r। ये माइनस को मैं बाहर ले जा लेता हूं तो ये प्लस हो जाएगा q0। लिमिट रख लेता हूं, पहले अपर लिमिट रखते हैं बच्चों, माइनस फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। सो w इज इक्वल टू आ गया है के q0 1 अपॉन r, ठीक है। इक्वेशन नंबर ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं हम यहाँ पर 1, इसे कर देते हैं 2, और अब इसे कर देता हूं मैं 3। तो फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है V इज इक्वल टू W इंटू Q0, सॉरी W अपॉन Q0। तो W इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा V इंटू Q0, इक्वेशन नंबर 4। तो यहां से ये कर देते हैं हम अब, फ्रॉम 3 V Q0 इज इक्वल टू K Q0 1 अपॉन R, Q0 से Q0 कैंसिल, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा K Q अपॉन R, यानी कि V इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इन एयर। तो Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर एयर में इतना पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है। अगर कोई मीडियम है तो इन एनी मीडियम, तो वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप यहां पर इंक्लूड कर देंगे के Q अपॉन R।
ये हो जाएगा इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात देखिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है, और फॉर नेगेटिव चार्ज जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, तो आगे बात करते हैं ग्राफ की, कि पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में कैसा ग्राफ बनता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस की अगर बात करें तो कैसा ग्राफ बनेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, इसलिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में डिक्रीज थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिक्रीज थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि E का जो फॉर्मूला है वो है KQ/R², यहाँ अपॉन में R² है, इसलिए डिक्रीज थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। और पोटेंशियल में जो फॉर्मूला है वो है KQ/R, यहाँ पे R की पावर 1 है, इसलिए डिक्रीज थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो ये E और V का दोनों का वेरिएशन का ग्राफ है डिस्टेंस के साथ। अब आगे देखिए बच्चों, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो दो चार्ज होते हैं, तो उनकी वजह से कैसा होगा। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए। पहली बात, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये क्या है, वर्क डन है, और वर्क डन है, वर्क डन कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आप ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर सम नहीं आएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं आएगा, यहां आएगा अलजेब्रिक सम। यानी अगर किसी एक पॉइंट पर मल्टीपल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे आप, उन अलग अलग चार्जेस की वजह से डेवलप होने वाले पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बात हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए, तो अब देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल लाइन पर। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है O, और यहां पर है ये -Q चार्ज, यहां पर है ये +Q चार्ज, और AB इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है L, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है L। तो टोटल हो गई कितनी, 2L। और ये है इसकी एक्सिस बची, एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन पर मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो +Q चार्ज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो होगी R - L, और -Q चार्ज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो होगी R + L। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, +Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लीजिए, फिर -Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लीजिए, और फिर दोनों को क्या करना है, आपने माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि -Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल माइनस होगा और +Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू +Q चार्ज। तो वो हो जाएगा V1 = KQ/R - L। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज, वो हो जाएगा V2 इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। सो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V is equal to V1 minus V2. So V is equal to K, Q कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन R माइनस L माइनस 1 अपॉन R प्लस L। इसे सॉल्व करते हैं, K Q R प्लस L माइनस R माइनस L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। K Q R से R कैंसिल हो जाएगा, 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। सिंस L इज वेरी वेरी लेस देन R, इसलिए यहां से L स्क्वायर को क्या कर देंगे हम, नेग्लिजिबल कर देंगे। तो V इज इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा, K Q 2L अपॉन R स्क्वायर। सो V इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास K P अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा पॉइंट P पर। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था K 2P अपॉन R क्यूब एक्सियल लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर R की एक पावर का फर्क यहाँ पर दोनों में रहता है, ठीक है, V और E में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर फॉर डाइपोल, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R क्यूब के, ठीक है, फॉर डाइपोल। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन की। चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये इसका मिड पॉइंट है इधर O, और ये हो गया इसका इक्वेटर, ठीक है। और यहां पर कोई पॉइंट है P जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये वाली डिस्टेंस हो गई L, ये वाली डिस्टेंस हो गई R। तो आपको पता है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और सेम ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, ये A और ये B, ठीक है। अब वही करना है हमें। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, V1 इज इक्वल टू K Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू, V2 इज इक्वल टू K Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, माइनस। नेट पोटेंशियल नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P बताइए कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, यानी कि दोनों की वैल्यू देखिए सेम है तो 0। सो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से क्या होता है, 0 होता है। अब आप मेरी बात ध्यान से समझिए, देखिए यहां पर क्या है, P पर 0, Q पर भी क्या होगा 0, तो VP इज इक्वल टू क्या आएगा, VQ, यानी VP माइनस VQ इज इक्वल टू क्या आएगा 0, यानी WPQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग किसी चार्ज को डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन है वो कितना होगा, 0 होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके आगे की बात अब हम करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम कितनी काइनेटिक एनर्जी कोई चार्ज गेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और इस चीजें जो आगे उसमें है, रोटेशन कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा डाइपोल को रोटेट करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, तो ये हम बात करेंगे अब अगले लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें।